नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेकर। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं कुछ कंपनीज के डिटेल्स के साथ साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी शेयर करूंगा, जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आप सीख कर आप ट्रेडिंग के हिसाब से मतलब एज अ स्विंग ट्रेडिंग हिसाब से काम कर सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर कंटिन्यू करिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप सीखिए, उसके बाद काम करिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कर लीजिए, और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए आईडीबीआई बैंक के सबसे मुझे इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या लगा आप जानते हैं? इसका कासा रेशियो। इसका कासा रेशियो सबसे इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसका कासा रेशियो 50% के ऊपर है। अभी कहेंगे सर कासा रेशियो होता क्या है? देखिए जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको तो पता ही है, फिर भी आप नए हैं तो मुझे आपको बता दूं कि कासा रेशियो का मतलब है, सीए का मतलब है करेंट अकाउंट और सेविंग एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। देखिए बैंक में जो पैसा आते हैं उसी पैसे को वो क्या करते हैं, दूसरों को लोन के हिसाब से देते हैं, और लोन से जो इंटरेस्ट आते हैं वही बैंकिंग के लिए कमाई है। तो लोन जब देंगे, मान के चलिए आप किसी को लोन देना चाहे, तो अगर आप लोन लेकर काम कर रहे हैं तो पहले आपको कम लोन मतलब कम इंटरेस्ट में लोन लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा। तो बैंक का सबसे कम इंटरेस्ट से लोन मिलता है, वो भी कासा रेशियो से। क्योंकि देखिए कासा रेशियो में करेंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा कस्टमर को, और सेविंग अकाउंट में जितने सारे लोगों को बैंक अकाउंट है, सेविंग में 3 से 4% ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। और बैंक क्या करते हैं, वही पैसे को लोगों को मतलब मॉर्गेज लोन, कॉर्पोरेट लोन, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन सब कुछ देने के बाद एवरेज देखा है तो 10% के आसपास लोन दे रहा है, 8 से 10%। तो सोचिए बैंक कितना पैसा यहाँ पे कमा रहा है। तो इसीलिए हमेशा बैंक टारगेट रखते हैं कि कासा रेशियो से मार्केट से पैसा ज्यादा से ज्यादा उठाया जाए। तो आईडीबी बैंक का कासा रेशियो बहुत स्ट्रांग है, और कहने पे तो आईडीबीआई बैंक एक प्राइवेट बैंक है, फिर भी इसका जो प्रोमोटर है, इसका प्रोमोटर गवर्नमेंट है। और इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन इसीलिए नहीं निवेश किया, इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस डीएस दोनों ने निवेश नहीं किया। कारण एक ही है, कारण है कंपनी का प्रोमोटर। प्रोमोटर के होल्डिंग 94.7% होल्डिंग है। देखिए प्रोमोटर ही अगर माल इतना लेकर बैठे हुए हैं तो दूसरा कौन चाहेंगे इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है, प्रोमोटर है, प्रोमोटर कौन कौन है? एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास 49% के आसपास होल्डिंग है, 49.24% के आसपास। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट के पास 45.48% का आसपास होल्डिंग है। तो सोचिए जब गवर्नमेंट ही इसके ऊपर होल्डिंग करके रखे है तो पब्लिक कहां से इसके ऊपर एंट्री लेंगे? तो सॉरी, इंस्टीट्यूशन कहां से एंट्री लेंगे? पब्लिक के पास बाकी होल्डिंग्स है तो इंस्टीट्यूशन ने होल्ड नहीं किया। हाँ, जब सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी प्रोमोटर के पास 75% के ऊपर होल्डिंग नहीं होना चाहिए, जब वो माल को बेचेंगे तब एक्स्ट्रा जो मतलब 19% का शेयर उसको बेचना पड़ेगा, तब वो शेयर मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस और डीएस ये दोनों व्यक्ति खरीदारी कर लेंगे। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आप समझदार है उसी हिसाब से काम करिए। कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, कंपनी बेस्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है। 4999 मतलब 5000 करोड़ के आसपास पिछले बार सेल्स था, इस बार 6000 करोड़ हो चुके हैं। एक्सपेंस को कंपनी इंटरेस्ट भी पे किया, एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेनेंस के, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी अब देखेंगे 782 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हुआ था, इस बार प्रॉफिट बढ़ के हो चुके हैं करीबन 1390 करोड़ के आसपास। इसका मतलब अलग लेवल का कंपनी प्रॉफिट को जंप किया। तो देखिए जो कंपनी की इतना शानदार परफॉर्मेंस हो रहा है, और तो उस कंपनी के ऊपर हर किसी का तो नजर होना चाहिए। बाकी आपका नजर कहाँ पे है मुझे जरूर कमेंट्स करना। और इस कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे इंपॉर्टेंस पॉइंट लगा वो है बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में आपको रिजर्व दिखेगा, कंटिन्यूसली रिजर्व जिस तरीके से बढ़ा उसी तरीके से कर्जा भी बढ़ता चला गया। अब कर्जा थोड़ा सा कम हुआ। देखिए बैंकिंग सेक्टर में कर्जा कम होना मतलब थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि देखिए कर्जा वो ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा पैसा मार्केट में वो लोन के हिसाब से बांटने के लिए, मतलब बांटना तो नहीं चाहता, लोन देने के लिए वो मार्केट से पैसा उठा रहा है, मार्केट से वो बोरिंग्स ले रहा है। अभी ये देखना है जो बोरिंग्स लिया गया उसमें से आधा बोरिंग्स कितना है, पूरा का पूरा पैसा ही आधा बोरिंग से। पहले जो लोन ज्यादा लिया गया था वो आधा स्पोरिंग के लिए भी था, और बिजनेस खुद के ऊपर भी लोन हो गया था, खुद के बैंकिंग के ऊपर, उसीलिए वो लोन लिया था। तो वो खतरा है। बैंक अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रहा है तो सोचिएगा बैंक का खुद का लोन है, वो बैंक बुरी तरीके से फंस सकते हैं। जो ईएस बैंक की हालत आपको देखने को मिलेगा, अगर ईएस बैंक को चेक करेंगे तो आपको इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिल जाएगा। तो CWIP के बारे में बात करूं तो कंपनी अच्छा खासा पैसा भी लगाया, फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा है,
और रही बात लास्ट कुछ वीडियोस का डिलीवरी का डेटा दिखा था, तो पिछले दिनों में तो धमाका कर दिया, 71% के आसपास डिलीवरी उठाया गया। और चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि कब विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली इसको ब्रेकआउट भी किया और एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पे बनने जा रहा है, और वो भी 54% के आसपास। जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 101 रुपीज के आसपास। तो देखिए कब टारगेट होगा, कब होगा, उसको तो किसी का अंदाजा नहीं है। और अगर मुझे पूछेंगे कि सर इस तरीके से टारगेट कब मिलेगा, तो मैं हाथ जोड़ कर यही कहूंगा कि मुझे पता नहीं है कब टारगेट मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मार्केट फिर से बुल रन स्टार्ट हो जाए तो जल्द से जल्द टारगेट मिल सकता है। अगर मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता रहे तो और भी गिरावट होगा और टारगेट मिलने में टाइम भी लग जाएगा। तो फिलहाल की जो सिचुएशन है, थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, 200 डेज के आसपास है और उसके बाद फिर से रिकवरी भी कर रहा है। अभी आप क्या कह रहा है इस कंपनी के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट्स करके भेजना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है अदानी विलमार। देखिए अदानी विलमार के ऊपर बहुत बड़ा एक दिक्कत आ सकते हैं। दिक्कत मतलब दिक्कत नहीं कहूंगा कि अदानी विलमार आप नाम को देखकर इतने दिनों तक शायद यही सोच रहे थे कि पूरा का पूरा शेयर का हिस्सेदारी अदानी ग्रुप के पास है। बिल्कुल नहीं, अदानी और विलमार एक सिंगापुर बेसिस कंपनी है, तो इस दोनों कंपनी की 50-50% का होल्डिंग है। अगर मैं प्रोमोटर के बारे में बात करूं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो 43.97% का होल्डिंग है, आप देख सकते हैं लेंस पीटीई लिमिटेड, और दूसरा है 43.97% का होल्डिंग वो अदानी कमोडिटीज लिमिटेड, सॉरी एलएलपी जैसे कंपनी है। ये दोनों ही देखिए, ये जो कंपनी है ये विलमार का है, मतलब हिस्सेदारी जो है वो विलमार के पास है, और ये जो बाकी हिस्सेदारी है वो अदानी के पास है। मतलब 50-50% का ज्वाइंट वेंचर था। अभी अदानी क्या करने वाला है, वो अदानी जो एंटरटेनमेंट जो कंपनी है, अदानी जो सॉरी एंटरटेनमेंट नहीं, एंटरप्राइजेस जो कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने के लिए वो अदानी विलमार का जो शेयर है या तो 43.97% का जो होल्डिंग है वो पूरा का पूरा बेचना चाहते हैं। और वो किसको बेचेगा, वो इसका जो पार्टनर है उसी को बेचेगा, मतलब विलमार कंपनी को ही बेचेगा। तो सोचिए अभी परसेंटेज ज्यादा बेचा जाएगा, तो इस सिचुएशन को मार्केट को यही लग रहा है कि अदानी माल बेचकर भाग जाएगा, तो कंपनी तो बाहर की कंट्रीज का कंपनी है, वो तो मतलब भाग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए एक चीज मैं बता दूं, अदानी विलमार एक ऐसा कंपनी है जो मार्केट लीडर है, और वो भी एडिबल ऑयल का। देखिए एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपटीटर है, जैसे मान के चलिए मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, पतंजलि है, एडिबल अदानी विलमार है, साथ ही साथ अंबुजा एक्सप्रेस है, गोकुल अग्रो है, इतने सारे कंपनी जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे कंपनीज का लीडर है कौन, अदानी विलमार। तो कहने का मतलब है कि अदानी विलमार के आज हालत खराब हुआ है, क्योंकि अदानी के ऊपर सबसे पहले तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इसका मतलब हालत ही खराब हो गया। इसका तो मतलब 4 पहिया ही इसका मतलब बिगड़ चुके हैं, और कंपनी एकदम ऊपर से नीचे तक जिस तरीके से गिरावट हुआ वो देखने का लायक है। तो इसी सिचुएशन के चलते हुए और भी अगर न्यूज आए कि अदानी खुद का स्टेक बेच रहा है, तो और भी मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा। बाकी आप देखेंगे कंपनी के ऊपर, देखिए कंपनी का जो सेल्स है वो इस बार कम हुआ, उस बेसिस में एक्सपेंस कंपनी ज्यादा कर बैठे, जिसके चलते कंपनी सेकेंड टाइम, पिछली बार कंपनी लॉस किया था, और मैंने ये भी आपको बताया था कि सेकेंड टाइम रिजल्ट देखने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी का सिचुएशन कहां से कहां तक जा सकते हैं। देखिए सेकेंड टाइम रिजल्ट आया और बुरी तरीके से रिजल्ट खराब भी हुआ, और मैंने इसीलिए आपको बताया था कि रिजल्ट अगर खराब होता गया तो सोचना कंपनी शेयर के ऊपर बिग करेक्शन देखने को मिलेगा, और वही सिचुएशन अभी देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली एक सेल अप मोमेंटम देखने को मिला है, और मुझे लगता है यहाँ पे तो बीच में कोई सपोर्ट ही नहीं है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। तो मुझे लगता है 220 जो 6 का जो लेवल है, ये जो लेवल है, इस लेवल तक आने का चांसेस है। अब सोचिए यहाँ तक अगर आएगा तो कितना भारी भरकम गिरावट होने का चांसेस आपको दिखेगा। तो बाकी आप एक बार इस कंपनी के ऊपर सोचकर काम करिए, समझकर काम करिए, क्योंकि समझना आपको है, सोचना आपको है। और इस कंपनी के ऊपर देखिए एक ट्रेड भी बना शानदार तरीके से, कंटिन्यूसली 3 कैंडल के ऊपर 33% के आसपास गेन बना। और जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होता है, और वो भी 200 डेज ईएमए के नीचे, तो इस तरीके से पैटर्न को माना जाता है कि जब भी नीचे लेवल को टच करे तो एंट्री बनेगा, ऊपर लेवल तक इसका एग्जिट बनेगा, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुक होगा। तो इसके बाद करेक्शन लगातार होते जा रहे हैं और मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो मुझे लगता है और भी गिरावट होने का चांसेस है। तो संभल कर सोचकर काम करेगा इस कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा एलेक्सी। देखिए टाटा एलेक्सी टाटा ग्रुप के एक सबसे बड़ा मतलब टाटा टीसीएस के बाद सबसे बड़ा आईटी सेक्टर कंपनी है, और देखा जाए तो इस कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है,
और जिस तरीके से बाकी प्रोजेक्ट का काम है, जैसे कंपनी का फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट कौन सा है, आप देखेंगे तो मैकेनिकल डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साथ ही साथ वैलिडेशन एंड डेवलपमेंट, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, नेटवर्क सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी की जो मतलब प्रोजेक्ट है वो अलग लेवल का है। और कंपनी ऑटोमेटिव मतलब ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कम्युनिकेशंस के ऊपर मतलब टेली कम्युनिकेशंस के ऊपर, उसके साथ हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, इस सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी डेट फ्री कंपनी है, इनकम भी तगड़ा है और हाथ में कैश भी शानदार है। और कंपनी का आरओसी आरओई तो देखने के लायक है। और कंपनी के जो बाकी दो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, इंटरेस्ट कवरेज वो भी तगड़ा है, मतलब रिटर्न ऑफ एसेट भी जबरदस्त है, रिटर्न ऑफ आरओसी 3 साल में बेस्ट है, इबिटा मार्जिन भी शानदार है। क्विक रेशियो जो हमेशा कहा जाता है 2% के ऊपर हो तो बेस्ट माना जाता है, तो यहाँ पे तो 4.5% के ऊपर है। हाँ, एक वीकनेस है, वो है कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स बहुत ज्यादा है। अभी मार्केट कैप टू सेल्स क्या है मैं एक बार आपको बता दूं, ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 14 रुपीज पे मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट कंपनी को करना पड़ रहा है। और पैग रेशियो भी देखिए 1% के नीचे होना चाहिए था, 1% के नीचे हो तो अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लगा। तो एज ए इन्वेस्टर कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, क्यों ना रखे। जो कंपनी आपको इतना शानदार तरीके से जो रिटर्न जो जनरेट करके दिया, आप रिटर्न देखेंगे तो 50-60%, 70% के आसपास रिटर्न दिया। एक साल में करेक्शन हुआ, आईटी सेक्टर के ऊपर गिरावट है, उसी के सिचुएशन के हिसाब से करेक्शन हुआ है। बाकी सारे पैरामीटर्स आपको अच्छा दिखेगा और रिजल्ट भी बहुत शानदार आया। एक बार मैं चलो दिखा ही देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर आपने रिजल्ट नहीं दिखाया। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, डायरेक्टली आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, देखिए 174 से बढ़ के हो चुके हैं 200 करोड़। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। और लास्ट कुछ वीडियोस का डिलीवरी डेटा देखा दूं तो कंपनी के ऊपर 50% के ऊपर डिलीवरी उठना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न शानदार तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ, वो है कफ विद हैमर पैटर्न, और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गया था। मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल है। एक स्ट्रॉन्ग क्या है, एक रेजिस्टेंस है। तो प्रीवियस डेटा दिखा दो, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को जब भी वो फेस करेगा वो नीचे आने के लिए तैयार रहेंगे। अभी बहुत सारे लोग मुझे ये भी क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर जब नीचे आते हैं, नीचे क्यों आते हैं। देखिए मान के चलिए बड़े ऑपरेटर यहाँ पे माल खरीदने के लिए तैयारी कर रहा था, उसको पूरा माल नहीं मिला, ऊपर चला गया था, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे करके मार्केट को नीचे लेके आएंगे, उस लेवल में फिर से बाय करेंगे और फिर से उसको ऊपर लेके जाएगा। देखिए अभी कितना तगड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है। ये वॉल्यूम आपको क्या लग रहा होगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम है आपको क्या लग रहा होगा, पब्लिक ने किया है? बिल्कुल नहीं, बड़े बड़े ऑपरेटर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने किया। तो बड़ी ऑपरेटर जहाँ पे माल खरीदारी कर रहे हैं उसी सिचुएशन को आपको फॉलो करना चाहिए। और मुझे लगता है इजीली वो टारगेट यहाँ तक अचीव कर सकते हैं, जो टारगेट का मतलब रेंज बनेगा 20% के आसपास। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है कुचिनस सीपेड। देखिए कुचिनस सीपेड के बारे में बात करूं तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुके हैं। बहुत शानदार जर्नी होने के बाद कंपनी ऑलमोस्ट 3 गुना रिटर्न एक साल के अंदर देने के बाद कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि इसका फेस वैल्यू मतलब एक के बदले 2 शेयर कंपनी देने वाला है। इसका फेस वैल्यू 10 है, वो 5 बनने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक अपडेट आने वाला है। तो जिस अपडेट के बेसिस में आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। बाकी आप समझदार है, समझदारी के हिसाब से काम लीजिए, कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।